हाय वेलकम टू द ह्यूज कंपाइलेशन वीडियो ऑफ इंटरनेट मिस्ट्रीज। ये मेरी सेकंड कंपाइलेशन वीडियो है एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट इंटरनेट मिस्ट्रीज दैट आई हैव बीन कवरिंग सिंस लास्ट ईयर। एंड वीडियो के एंड में मेरे पास एक अनाउंसमेंट है करने के लिए, तो बाकी बातें मैं वीडियो के एंड में करता हूँ। एंजॉय द वीडियो। नोहा मार्टिन, इस चैनल पर सिर्फ 15 वीडियोस हैं एंड ये सारी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, स्पेशली जब तुम इन वीडियोस को एक साथ जोड़कर देखोगे। इस चैनल की फर्स्ट वीडियो का टाइटल था द इफेक्ट ऑफ डिटोरा फनी शिट। तुम इस वीडियो में देख सकते हो एक आदमी जो क्लियरली ड्रग्स के नशे में है। थ्रू आउट द वीडियो जे लोग इसका मजाक बना रहे हैं एंड जे नशे में घूम रहा है। एंड वीडियो के एंड में तुम एक और आदमी को देख सकते हो जे भी नशे में ही लग रहा है। बाकी इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं है। इस चैनल की अगली वीडियो का टाइटल है मोगैलन डिसीज। हम मोगैलन डिसीज पर वीडियो के एंड में बात करेंगे। इस वीडियो में तुम कुछ लोगों की आवाज सुन सकते हो। वीडियो काफी जूम्ड इन है तो कुछ ऐसा क्लियरली दिख नहीं रहा कि जे आखिर कर क्या रहे हैं। जैसे वीडियो आगे बढ़ती है तो ये क्लियर हो जाता है कि जे एक होम सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। आगे एक आदमी दूसरे आदमी की स्किन को काट कर एक जार में डालता है, बट जिस आदमी की स्किन कटी थी वो भी पूरे होश में ही लग रहा था। इस वीडियो के बाद इस चैनल की वीडियोस काफी रैंडम थी, जैसे कि इस वीडियो का टाइटल है मैसिव यूएफओ, बट क्लियरली वो एक एयरप्लेन था। चीजें तब इंटरेस्टिंग होना शुरू होती हैं जब हमें फेस टू फेस अपडेट मिलना शुरू होते हैं इस एक्सट्रीम सर्जरी के बारे में। हम एक बूढ़े आदमी को देख सकते हैं जिस पर एक्चुअली वो सर्जरी परफॉर्म हुई थी एंड जे अपनी उस सर्जरी के बारे में बताता है कि वो आखिर ये सर्जरी क्यों कर रहे थे। Do some surgery on some Morgellons. Now, they say Morgellons comes from chemtrails. It's some pretty nasty stuff. You pretty much need to leave this stuff alone unless you're ready to dig it all the way out with pretty much no anesthetic. And so for everyone's benefit, here we go. तो हाँ, जैसा कि तुमने वीडियो में देखा, इस ऑपरेशन के इफेक्ट्स को सही से होने के लिए ये एनेस्थेटिक्स यूज नहीं करते एंड इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी इसे कंफर्म करती है। मस्ट बी रिप्ड आउट, वी आर यूजिंग नो एनेस्थेटिक, दिस इज अ गवर्नमेंट कंस्पिरेसी टू डिपॉपुलेट द प्लेनेट। इसके बाद मुझे मल्टीपल वीडियोस मिली जिसका टाइटल मोगैलन डिसीज था एंड मैं वो वीडियोस तुम्हें नहीं दिखा सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट मैं तुम्हें बता दूं ये वीडियोस देखना काफी ज्यादा मुश्किल है। It's not showing it clearly at all. It's gross. इसके बाद हमें एक और वीडियो मिली जिसका टाइटल था जैक O01। सीम्स लाइक इस आदमी का नाम जैक है एंड इसने हमें और इस डिसीज के बारे में बताया जिससे ये सफर कर रहा है। Tonight we're going to be working on some Morgellons lesions. We're going to cut them out and with no anesthetic. They say these things come from chemtrails, a bunch of aluminum and bioengineered organisms of all sorts, and barium and something else I can't remember. But anyway, they say that 80% of the population will test positive whether they have the lesion. जैसा तुमने इस वीडियो में देखा, इसने बताया जब बात आती है ये डिसीज मुझे किस कारण से हुई, दिस डिसीज इज एक्सट्रीमली आउट देयर। मतलब ये डिसीज काफी सारे लोगों को है एंड ये काफी कॉमन है। आई नो इसके अकॉर्डिंग ये एक कंस्पिरेसी है एंड हम इस पर बाद में बात करेंगे। ज्यादा डिस्टर्बिंग ये है जब तुम इन सर्जरी वीडियोस को देखते रहोगे, ये वीडियोस
और ज़्यादा सवेयर होती जाएंगी एंड इस पर्सन के लिए ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। out there in YouTube land. I hope you enjoyed that last little bit where we cut out those hunks of Morgellons material. We're gonna do it again. इस वीडियो के दौरान तुम इनकी आर्म पर सर्जरी के दौरान के घावों को देख सकते हो और बुरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि ये सर्जरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। उस दिन इस चैनल पर 3 और वीडियोस अपलोड हुई एंड ये वीडियोस देखने में काफी ज्यादा ग्रोस एंड डिस्टर्बिंग है। आज 10 साल हो चुके हैं एंड इस चैनल पर कोई भी हलचल नहीं है। ओके, जो सबसे मेन क्वेश्चन है इस चैनल के बारे में कि आखिर ये मोरगेलन डिसीज है क्या, एंड जितना मैंने इस डिसीज के बारे में रिसर्च की मुझे मिला ये डिसीज एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मतलब प्योरली डिल्यूजनल डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट को लगता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई क्रिएचर चल रहा है एंड इस डिसीज का कोई इलाज भी नहीं है। एंड जैसा कि हमने वीडियो में देखा, इन्हें लग रहा है कि कोई कंस्पिरेसी है इस डिसीज के अराउंड। ये चीज एक्सप्लेन करती है कि आखिर वो क्यों होम सर्जरी परफॉर्म कर रहे थे। एंड जैसा कि हमने पहली वीडियो में एक जंकी को देखा था, उसके साथ कई और भी लोग थे, मोस्ट प्रोबेबली वो भी एडिक्ट्स हो सकते हैं और शायद ये आदमी भी। जैसा कि तुमने पहली वीडियो के एंड में जो आदमी देखा था एंड ये बूढ़ा आदमी दोनों सेम ही पर्सन है, तो लाइक ये भी एक ड्रग एडिक्ट ही है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये मोरगेलन डिसीज एक प्योरली डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, तो हो सकता है कि इस आदमी पर ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हो रहे हों एंड बाकी लोग जो इसका ऑपरेशन कर रहे हैं वो भी एडिक्ट्स हो सकते हैं। अभी तो वो खुद ही घर पर सर्जरी कर रहे हैं एंड इसकी बॉडी से क्रिएचर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बैक इन अगस्त 2021 को एक लड़की जिसका नाम गैबी पेटिटो था, उसने अपना एक चैनल क्रिएट किया विद द नेम ऑफ नोमैडिक स्टैटिक। ऑन अगस्त 20 को इसने अपने इस चैनल पर पहली और आखिरी वीडियो अपलोड की। Gabby Petito never goes outside. ये वीडियो एक नॉर्मल कपल की क्यूट ट्रैवल वीडियो थी। दोनों साथ में नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, दोनों साथ में काफी खुश लग रहे थे। गैबी मेन वन है जो कैमरा के साथ इंटरेक्ट कर रही है। इसके बॉयफ्रेंड ब्रायन को इतना कैमरा के साथ इंटरेक्ट करते हुए नहीं देखा। ये वीडियो वन ऑफ दोस क्यूट कपल वीडियोस में से एक है, बट ये वीडियो इस चैनल पर लास्ट वीडियो थी। ऑन 24 अगस्त इस वीडियो के अपलोड होने के 5 दिन बाद गैबी एंड ब्रायन को यूटा के एक होटल से बाहर निकलते हुए देखा गया। अगले दिन 25 अगस्त को गैबी ने अपने पेरेंट्स से बात की। उसने उन्हें बताया कि वो और ब्रायन एक ह्यूज नेशनल पार्क देखने के लिए व्योमिंग जा रहे हैं। गैबी काफी एक्साइटेड थी और उसके लिए उसके पेरेंट्स भी काफी एक्साइटेड थे। I'll send you the pictures. I'll show you everything. Love you. गैबी के व्योमिंग के लिए रवाना होने से ठीक पहले उसने इंस्टाग्राम पर कुछ पिक्चर्स पोस्ट की जिसमें वो काफी खुश दिख रही थी। 2 दिन बाद 27 अगस्त को ब्रायन और गैबी फाइनली व्योमिंग पहुंच गए। उन्हें एक ग्रोसरी स्टोर पर कुछ चीजें खरीदते हुए देखा गया, लेकिन ये आखिरी बार था जब गैबी को किसी ने देखा था। उसके 2 दिन बाद 30 अगस्त को एक लेडी ने बताया कि व्योमिंग में गाड़ी चलाते समय उसने एक हिचहाइकर को देखा। उस हिचहाइकर को राइड की जरूरत थी, इसलिए उसने उसे गाड़ी में बैठा लिया। वो ब्रायन था, लेकिन वो गैबी के साथ नहीं था। ब्रायन को पार्क में वापस जाने के लिए राइड की जरूरत थी। यहाँ पर उसने किसी रीजन से कार पार्क की थी। इस पॉइंट पर गैबी के पेरेंट्स को पिछले 5 दिनों से गैबी से कोई फोटो, कोई टेक्स्ट या कुछ भी नहीं मिला था, पर उस रात गैबी के पेरेंट्स को गैबी की फोन से एक टेक्स्ट आया। No services in Yosemite. गैबी के पेरेंट्स के लिए ये काफी अजीब टेक्स्ट था। उन्होंने गैबी से कई दिनों तक कोई भी बात नहीं की थी, पर जब उन्हें कोई टेक्स्ट मिला तो उसने कहा नो सर्विस। गैबी के फ्रेंड्स एंड उसके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे कि वो व्योमिंग में क्या फिल्म कर रही थी।
लेकिन 2 दिन बाद ब्रायन फ्लोरिडा में अपने पेरेंट्स के घर वापस आ गया। वो गैबी की वैन में वहां पहुंचा था, लेकिन गैबी वहां नहीं थी। कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी गैबी के पेरेंट्स को गैबी की कोई खबर नहीं थी। वे परेशान थे कि वो पॉसिबली व्योमिंग में खो तो नहीं गई या उसके साथ कुछ और तो नहीं हो गया। 11 सितंबर को उन्होंने एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और पुलिस के पास सिर्फ एक ही सुराग था। उन्हें पता था कि ब्रायन और गैबी कुछ दिन पहले व्योमिंग में एक साथ थे और वो जानते थे कि ब्रायन गैबी को देखने वाला आखिरी व्यक्ति था, इसलिए वे ब्रायन से बात करना चाहते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि पुलिस को नहीं पता था कि ब्रायन कहाँ है। एक बार जब ब्रायन को पता चला कि पुलिस उससे बात करना चाहती है तो वो अपने पेरेंट्स के घर से भाग गया। 8 दिन बाद 19 सितंबर को मामला ठंडा पड़ने लगा। उन्हें पता नहीं था कि ब्रायन कहाँ है और उन्हें ये भी नहीं पता था कि गैबी कहाँ है। पुलिस वाले सोचने लगे कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन आखिरकार उन्हें कोई लीड मिली। उन्हें ब्रायन तो नहीं मिला पर उन्हें गैबी मिली। Full forensic identification has not been completed to confirm 100% that we found Gabby, but her family has been notified of this discovery. Authorities say law enforcement agents have found a body, and they believe it's Gabby. डिटेक्टिव्स को व्योमिंग के कैंपिंग एरिया में कुछ रिमेन्स मिले और वो रिमेन्स गैबी के थे। ऐसा कहा गया था कि इन चीजों के साथ साथ उसके सर पर भी काफी मेजर इंजरीज आई थी। ये तब और भी अजीब हो गया जब उन्हें बताया गया कि 3 से 4 हफ्ते पहले ही गैबी की मौत हो चुकी थी। इसका मतलब है कि 30 अगस्त को जब उसने अपने पेरेंट्स को ये कहते हुए टेक्स्ट भेजा कि नो सर्विस, उसने असलियत में वो टेक्स्ट कभी भेजा ही नहीं था। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। पुलिस को अभी भी नहीं पता था कि ब्रायन कहां पर है। 5 अक्टूबर को ब्रायन की बहन एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देती है और वो उससे सरेंडर करने के लिए कहती है। वो चाहती थी कि सब कुछ जल्दी से खत्म हो जाए। I worry about him. I hope he's okay, and then I'm angry and I don't know what to think. I would tell my brother to just come forward and get us out of this horrible mess. पूरे 1 महीने तक ब्रायन की खोज करने के बाद पुलिस को एक नाले के पास उसकी कुछ पर्सनल चीजें मिली और उसके कुछ ही समय बाद उन्हें कंकाल के अवशेष भी मिले जो ब्रायन के ही थे। Also breaking tonight, the FBI says that the skeletal remains found in a nature preserve in Florida on Wednesday are in fact those of Brian Laundrie. ब्रायन को खोजने के 3 महीने बाद FBI ने बताया कि क्रीक में उन्हें जो पर्सनल चीजें मिली थी उनमें से एक ब्रायन की नोटबुक थी और इस नोटबुक में ब्रायन ने गैबी को हर्ट करने की बात को एडमिट किया और उसने गैबी के फोन से फैमिली को टेक्स्ट भेजने वाली बात भी एडमिट की। उसने लिखा, I ended her life. I thought it was merciful that it is what she wanted, but I see now all the mistake I made. I panicked. I was in shock, but from the moment I decided to take away her pain, I knew I couldn't go without her. वीडियो की शुरुआत में टीवी प्रोग्राम को इंटरप्ट करते हुए एक वार्निंग अनाउंसमेंट दिखती है। We interrupt our programming at the request of the White अनाउंसमेंट में ऐसा कहते हैं कि व्हाइट हाउस की रिक्वेस्ट पर हमें अपने प्रोग्राम को इंटरप्ट करना पड़ा। यह एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है। इस इमरजेंसी के दौरान नॉर्मल प्रोग्रामिंग बंद कर दी है एंड नीचे उन्होंने इसे क्लैरिफाई भी किया है। ये कोई टेस्ट नहीं है, कृपया प्रतीक्षा करें। आगे सीधा व्हाइट हाउस से अनाउंसमेंट होती है। This is a national emergency. During the past night, we यह एक नेशनल इमरजेंसी है। पिछली रात से हमें मल्टीपल साइटिंग्स एंड रिपोर्ट्स आ रही हैं सो कॉल्ड डीमन आई फिनोमिना की। हमें काफी मुश्किल हो रही है। ये वायरस ना तो सैनिटेशन से जाता है और ना ही क्वारंटाइन से। काफी लोगों की इस वायरस से मौत हो गई। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है इन इन्फेक्टेड लोगों से बचने का। इनको जान से मार दिया जाए। प्लीज अगले 2-3 मिनट इस मैसेज को ध्यान से सुने।
आखिर ऐसा क्या इश्यू है सिटीजन्स को? इस वायरस को मेडूसा वायरस कहते हैं। मेडूसा वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाने के जरिए फैलता है। इस करंट मोमेंट तक हमने किसी भी इन्फेक्टेड पर कोई भी टेस्ट नहीं किया है जिससे हम ऐसा जान सकें कि इस वायरस की असली जड़ क्या है। आपको अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए? टेलीफोन लाइन सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट इमरजेंसी के वक्त यूज करें। अगर पॉसिबल है तो घर के सारे दरवाजे लॉक करके रखें। घर से बाहर ना निकलें। इन्फेक्टेड लोगों की मदद करने की कोशिश ना करें। अगर फिर भी इन्फेक्टेड से सामना हो जाए तो प्लीज उनसे आई कांटेक्ट ना बनाएं। हो सके तो ह्यूमन इंटरेक्शन भी अवॉइड करें। खुद को अंधा करने की कोशिश ना करें। मेडूसा वायरस के सिम्टम उसकी इन्फेक्शन की स्टेज पर डिपेंड करते हैं, जो लगभग 2 मिनट तक रहती है। फाइनल स्टेज को छोड़कर स्टेज 1 कंटेमिनेशन थ्रू आई कांटेक्ट। स्टेज 1 पर आंखें और आंखों का एरिया सूजने लगेगा। पुतलियां असामान्य रूप से बढ़ने लगेंगी। इन्फेक्टेड को बारी पसीना एंड अपर फेशियल एरिया में पेन हो सकता है। करंटली टेस्ट से यह निष्कर्ष निकला है कि आई बॉल्स को सर्जरी से निकालकर वायरस को इसी स्टेज पर खत्म किया जा सकता है। स्टेज 2 मसल लॉस। इस स्टेज के दौरान इन्फेक्टेड पर्सन की एक नहीं तो दोनों आंखें परमानेंटली अंधी हो जाएंगी। गंभीर पेट दर्द हो सकता है। चक्कर और बेहोशी कभी कभी हो सकती है। इसमें इन्फेक्टेड को काफी ज्यादा दर्द एंड पैरालिसिस का अनुभव होगा। इस स्टेज और इसके आगे की स्टेजेस पर सिम्टम्स और वायरस को ठीक नहीं किया जा सकता। इस स्टेज के दौरान पेशेंट्स की मौत हो सकती है। स्टेज 3 फाइनल स्टेज। अधिक मांसपेशियां नष्ट हो सकती हैं। इस स्टेज में लगभग 35 सेकंड के बाद गर्दन के नीचे और चिन के ऊपर सभी एरिया में फुल पैरालिसिस हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि इन्फेक्टेड पर्सन अपना सर लोगों की ओर झुकाता है एंड धीरे धीरे फुसफुसाहट की आवाजें निकालता है। स्टडी से ऐसा पता चला है कि शायद ये मदद के लिए कॉल्स हो सकती हैं, लेकिन नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी संपर्क से बचें। एंड ये अनुमान लगाया गया है कि पेशेंट्स को पैरालिसिस के पहले अपने सर में तेज आवाजें सुनाई देंगी और वे जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे। शायद उन्हें स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं एंड देन दोनों आई बॉल्स फट जाएंगे, जिससे आई बॉल्स के गावों में सीधा इन्फेक्शन हो जाएगी। ये अननोन है कि ये गाव कैसे इन्फेक्शन कर सकता है, लेकिन वैज्ञानिक सक्रिय रूप से परीक्षण कर रहे हैं। आगे हमें एक सीसीटीवी फुटेज दिखती है जिसमें एक आदमी जा रहा होता है। इसके बाद हमें न्यूज दिखाई जाती है। Discovery report on investigative procedures of the Medusa virus as of August 5th, 5 अगस्त 1998 मेडूसा वायरस की इन्वेस्टिगेशन पर डिस्कवरी रिपोर्ट। यूएसए की नेशनल वायरोलॉजी लैब से डॉक्टर एंगलर ने रिपोर्ट सबमिट करवाई। सारी फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा जब तक यूएसए के प्रेसिडेंट माफी नहीं मांगते। इसके आगे हमें एक पीओवी वीडियो फुटेज दिखती है। आगे हम डॉक्टर एंगलर की ऑडियो टेप सुनते हैं। जून 13, 1998 दोपहर 2:30 पर। आज सुबह के रिजल्ट से ये निष्कर्ष निकला है कि मेडूसा वायरस के लक्षण हमारी सोच से अलग हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आई बॉल्स की स्वेलिंग ब्लड स्ट्रीम के जरिए ब्रेन एंड फेस की ओर बढ़ने वाले वायरस के कारण होती है। वायरस वाले ब्लड का बॉडी में ट्रैवल करना सेरेबेलम एंड रीढ़ की हड्डी की नसों के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल है। आगे इसको कंक्लूड करने के लिए टेस्ट किए जाएंगे एंड देखेंगे कि वायरस कैसे संक्रमित हुआ। इसके बाद फिर से हम वही पीओवी वीडियो देखते हैं। आगे फिर से हम डॉक्टर एंगलर की ऑडियो टेप सुनते हैं। June 17, 1998. No information has been जून 17, 1998 दोपहर 2:46 पर। हमें अभी तक वायरस ट्रांसमिशन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। हमें ऐसा लगता है कि आई कांटेक्ट एमिगडाला को एक्टिवेट करता है, जिससे खतरे की भावना पैदा होती है, जिससे किसी तरह वायरस को इम्यून सिस्टम की नजर में आए बिना शरीर में इंटर करने की अनुमति मिल जाती है। यह देखने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, आज बाद में हम फ्रोजन बॉडीज पर टेस्ट करेंगे। आगे फिर से हम वही पीओवी वीडियो देखते हैं एंड देन फिर से डॉक्टर एंगलर की ऑडियो टेप सुनते हैं। जून 17, 1998 रात 11:51 पर। दोबारा टेस्ट को केयरफुली करने के बाद भी हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा। अगर ज्ञान नियंत्रण है तो ऐसा लगता है कि मानो हम इंसान अब नियंत्रण में नहीं हैं। अभी तक हमें कोई क्योर नहीं मिला, लेकिन हम दूसरी टीम्स के साथ इसकी जांच करेंगे। अगस्त 5, 1998
1:04 पर वायरस के प्रोटीन को पिघलाने वाले क्योर का टेस्ट करते समय हमें वायरस की एक नई म्यूटेशन का पता चला। ऐसा लगता है कि ये म्यूटेशन पिछले वाले वायरस से हल्की है और हवा के माध्यम से ट्रांसमिट होने के लिए इवॉल्व हुई है, लेकिन दूसरे एयरबोर्न डिसीज के उल्टा ये वायरस जिस डायरेक्शन में तैरता है उस पर इसका पूरा कंट्रोल होता है। इसके बाद फिर से वही वार्निंग आती है जो वीडियो के शुरू में आई थी। इसके बाद ऑफिशियली व्हाइट हाउस इसे कंफर्म करता है कि मेडुसा वायरस की म्यूटेशन हो गई है। It is a national emergency. New discoveries have been made on the Medusa virus. Scientists अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। ये वायरस हवा में फैलता है। जब भी पॉसिबल हो अपने मुंह को टॉवल के साथ या किसी कपड़े के साथ ढके रखें। क्या करें जब तुम घर पर हो? लॉक करें विंडोज, डोर्स एंड वेंट्स को। उन्हें एयर टाइट प्रोडक्ट्स के साथ सील करें। एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑन रखें। जब बाहर हो तब क्या करें? सांस ना लें, अपना चेहरा ढकें और आंखें बंद करें और तुरंत घर के अंदर जाएं। ये सेकंड स्ट्रेन क्या है? ये म्यूटेशन केक या पाई की स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रोड्यूस करता है। अगर एक बार आपने इसे सूंघ लिया तो आप नॉस्टैल्जिया फील करेंगे और सेल्फ कंट्रोल खो देंगे। इन्फेक्टेड लोग भी अनकॉन्शियसली इस स्मेल को फॉलो करते हैं। तुम पूरी तरह से कंप्लीट अवेयरनेस लूज कर दोगे। तुम्हारे मन में वो सैड मेमोरीज रीप्ले होती रहेंगी। विक्टिम्स ऐसे दिख सकते हैं कि वो नॉर्मली चल रहे हैं, बट इन रियलिटी दे आर डेड। जैसे ही विक्टिम उस स्मेल के ओरिजिन की तरफ जाता रहेगा, वो खांसना, छींकना, आंखों में जलन, सांस ना लेना, कंप्लीट पैरालिसिस एंड आंखों से खून निकलने लगेगा। ज्यादा सांस लेना अवॉइड करें। घर में आइसोलेट रहें। आगे हम फिर से वही पीओवी वीडियो देखते हैं, बट वहां पर किसी आदमी के रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। आगे हम एक टीवी प्रोग्राम को देखते हैं। देन हमें बताया जाता है कि बर्ड्स में भी मेडुसा वायरस फैलने लगा है। इसके बाद फिर से हमें वही अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो वीडियो के शुरू में सुनाई गई थी। इसके बाद व्हाइट हाउस इसे कंफर्म करता है कि मेडुसा वायरस अब बर्ड्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है। ईगल्स एंड वल्चर से दूर रहें। हमेशा अपने कानों पर एयर प्लग्स लगाएं। अपने घरों को लॉक करें एंड चाबी कहीं दूर फेंक दें। अगर तुमने गलती से भी इन्फेक्टेड बर्ड्स की जोर से आवाज सुन ली तो तुम अपना सारा कंट्रोल खो दोगे और तुम्हारी बॉडी तुम्हें बाहर निकलने के लिए फोर्स करेगी। जैसे ही तुम वो आवाज सुनोगे तुम्हारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाएगा। एक बार तुम बाहर गए तो शायद तुम मेडुसा वायरस को इनहेल कर सकते हो। इसके बाद हमें एक वीडियो फुटेज दिखती है। Why are you calling so late? इसके बाद हम बिल बार्लोव एंड मार्टिन हार्टी के बीच में की गई ऑडियो कॉल सुनते हैं। मार्टिन कहता है, हेलो, तुम इतनी लेट कॉल क्यों कर रहे हो? अभी रात के 9 बज रहे हैं। बिल कहता है, अभी रात के 12 बज रहे हैं। खैर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मार्टिन कहता है, क्या बात है? बिल कहता है, तुम न्यूज चेक करो, हर जगह फूड की शॉर्टेज चल रही है। पहले वो आई कॉन्टैक्ट और अब तो हम क्रॉप्स भी नहीं उगा सकते। मार्टिन कहता है, सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बिल कहता है, ठीक है, बट मैंने जो तुम्हें आर्टिकल सेंड की हैं उसे देख लेना और मुझे कॉल बैक मत करना। मार्टिन कहता है, क्यों, कुछ हुआ है क्या? बिल कहता है, नहीं, सिर्फ ये गवर्नमेंट का चियापा। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जो बिल के भेजे हुए आर्टिकल्स को पढ़ता है। इस आर्टिकल में बेसिकली ये लिखा है कि मेडुसा वायरस के इफेक्ट क्रॉप्स पर भी हो रहे हैं। क्रॉप्स के ऊपर ब्लैक स्लज जैसा कुछ है। ऐसा अनक्लियर है कि ब्लैक स्लज को टच करना सेफ है या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं मार्टिन के घर के सिक्योरिटी लॉक्स को कोई तोड़ने की कोशिश करता है। आगे हम इन्फेक्टेड को देखते हैं जो मार्टिन के घर में घुस गया होता है एंड देन वो इन्फेक्टेड आदमी मार्टिन के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद हम मार्टिन के घर में एक टीवी प्रोग्राम देखते हैं। इस टीवी प्रोग्राम को इंटरप्ट करते हुए फिर से वही अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो वीडियो की शुरुआत में सुनाई गई थी। आगे हमें व्हाइट हाउस की रिपोर्ट दिखाई जाती है। इसमें ऐसा बताया गया है कि वैज्ञानिक अभी भी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 77% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की या तो मौत हो गई है या तो वो इन्फेक्टेड हैं। इसके बाद चीजें और भी ज्यादा
डब हो जाती हैं। एक डॉक्टर ने बताया मेडूसा वायरस के और भी सिम्टम्स डिस्कवर किए गए हैं। इसके बाद हम एक अनाउंसमेंट सुनते हैं जिसमें ऐसा बताया गया कि मेडूसा वायरस ड्रेनेज सिस्टम में भी पाया गया है। अपने टॉयलेट्स बंद रखें, अपनी पाइपलाइन का कनेक्शन सिटी पाइपलाइन से कट कर दें, अपने घर के वेंट्स एंड पाइप्स को साफ करते रहो। अगर तुम्हें ऑरेंज गैस दिखती है तो अपने बच्चों को अलविदा बोल दो। तो बेसिकली इन सब का मतलब ये है कि इस वायरस का कोई भी क्योर नहीं है, हर एक इंसान की इससे मौत हो जाएगी। इसके बाद हम इन्फेक्टेड लोगों के रोने की आवाजें सुनते हैं एंड देन ये एनालॉग हॉरर सीरीज खत्म हो जाती है। TJR फिल्म्स सरप्राइजिंगली इस चैनल पर सिर्फ एक ही वीडियो है जिसका टाइटल है दी सिडनी बार्बर टेप्स फाउंड फुटेज। वीडियो एक नोट के साथ शुरू होती है। ऑन October 2nd, 2008, 19-year-old Sydney Barber, an urban explorer, disappeared while investigating an abandoned research facility in Maricopa County, AZ. The area was searched by several different government agencies, all of which claimed that no trace of Sydney was found. 15 years later, footage from Sydney's camcorder on the night she disappeared was leaked to the public by unknown source. The following strings of recording have since become known as the Sydney Barber tapes. एंड ये सेम नोट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। वीडियो में आगे हम सिडनी को देखते हैं जो एक रिसर्च फैसिलिटी की तरफ जा रही होती है। Camera on, light on. Here we go. सिडनी उस रिसर्च फैसिलिटी के अंदर इंटर करती है एंड वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था कि सिडनी उस रिसर्च फैसिलिटी में अकेली है। आगे सिडनी एक रूम में इंटर करती है एंड तभी वहां पर स्क्रीन पर अचानक से रिकॉर्डिंग चलने लगती है एंड उस रिकॉर्डिंग में एक अननोन आदमी डॉक्टर मिलर से कहता है थैंक यू इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए। वो अननोन आदमी कहता है रिकॉर्ड्स पर लिखा है आप इस लेबोरेटरी की टेक्नीशियन थी 8 अगस्त 1953 को। वो आगे कहता है क्या आप मुझे बता सकती हो कि उस दिन क्या हुआ। डॉक्टर मिलर कहती है वो उस दिन अपने नॉर्मल काम कर रही थी जो वो यूजुअली करती है। वो आगे कहती है मुझे एक जोर से आवाज आई और डॉक्टर रेनॉल्ड्स। अननोन आदमी कहता है डॉक्टर रेनॉल्ड्स कहाँ है। मिलर कहती है वो हर जगह है, छत पर, दरवाजों पर, वो एक मॉन्स्टर है। इतनी देर में कोई आवाज आती है और सिडनी घबराकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है। सिडनी घबरा जाती है एंड वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है बट सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। सिडनी आगे एक शैडो जैसी चीज देखती है एंड उसे देखकर भागने लगती है। सिडनी आगे किसी दूसरे दरवाजे को खोलकर रूम में इंटर करती है बट वो एक लिफ्ट में पहुंच जाती है। आगे थ्रू आउट द वीडियो सिडनी उस शैडो जैसी चीज से भागती रहती है बट इन द एंड वो शैडो मैन उसे पकड़ लेता है। फॉर मी आई थिंक ये काफ़ी बढ़िया शॉर्ट फिल्म है। सॉरी अगर तुम्हें लग रहा था ये वीडियो रियल है। ये शॉर्ट फिल्म एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने बनाई है एंड ये चीज़ इन्होंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखी है। इन्होंने अपने IG पेज पर इस शॉर्ट फिल्म के बिहाइंड द सीन्स भी पोस्ट किए हैं। The Smile Tapes Volume 1. This message is broadcasted to raise awareness of a new drug. एपिसोड की शुरुआत एक अनाउंसमेंट के साथ होती है जिसमें ऐसा बताते हैं कि एक वायरस फैल रहा है किसी टाइप के स्माइल ड्रग से।
We advise for you to stay away from any person suspected. आपसे अनुरोध है कि किसी भी सस्पिशियस आदमी से दूर रहें। पिछले कुछ दिनों में 500 डेथ्स रिपोर्ट की गई है जिनकी मौत इस ड्रग से हुई है। ये ड्रग अभी तक साइंटिफिकली रिसर्च नहीं किया गया। इस ड्रग के कुछ विजिबल इफेक्ट्स हैं जैसे कि मैनिया, लाफ्टर, वायलेंट टेंडेंसीज एंड अ क्रीपी स्माइल व्हिच द ड्रग नेम आफ्टर। तुम बाहर अपनी सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हो? डार्क जगहों पर अभी तक कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, तो डार्क जगहें सेफ ऑप्शन है। अगर कोई सस्पिशियस हंसी सुनाई दे तो जितना तेज हो सके उतना तेज भागो। नेवर मेक आई कांटेक्ट विद देम। आगे हमें एक इन्वेस्टिगेशन जर्नल देखते हैं। इनिशियल ऑब्जर्वेशन, ड्रग किसी फंगस की अनआइडेंटिफाइड स्पीसीज के बीज से बना है। गलती से इसको इनहेल करने का रिस्क काफी ज्यादा है। आगे हमें दो पेशेंट्स की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। दोनों पेशेंट्स को इमरजेंसी रूम में एक ही दिन लाया गया था। उन्होंने बताया उनके सर और चेहरे पर काफी भयानक दर्द हो रहा है। कोई भी दवाई इन पर काम नहीं कर रही। इन पर नजर रखने के लिए दोनों को लेबोरेटरी में भेजा गया। स्टेज 1 वीक 1। पेशेंट्स अजीब तरीके से स्माइल करने लगे पर वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं। स्टेज 2 वीक 2। फंगस से चेहरे के मसल्स कुछ ज्यादा खुल गए। पेशेंट्स का बर्ताव जानवरों की तरह हो गया। उन्होंने डरावनी हंसी शुरू कर दी। इसके बाद उन पेशेंट्स को कमरे में लॉक कर दिया गया। स्टेज 3 वीक 4। फंगस ने उनके चेहरे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके बावजूद दिमाग पर काफी गहरा डैमेज है। अगर कभी भी पेशेंट्स इससे रिकवर होते हैं तो एक फेस ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी। वोकल कॉर्ड्स पर ज्यादा दबाव पड़ने के कारण उन्होंने काम करना बंद कर दिया। स्टेज 4 वीक 5। पेशेंट्स जल्दी बूढ़े होने लगे। पेशेंट्स अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते। ब्रेन अल्जाइमर की लास्ट स्टेज पर है। पेशेंट 2 पहले ही मर गया। पेशेंट 1 यहाँ आने के 6 हफ्तों के बाद मर गए। एपिसोड के आगे हमें ऑटोप्सी की रिपोर्ट दिखाई जाती है। फंगस उसके ब्रेन सेल्स में पाई गई। ऐसा देखा गया कि उसके दिमाग से एसिटिल कोलाइन जैसा कुछ निकल रहा था। एसिटिल कोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारी मेमोरी, लर्निंग, अटेंशन, अराउजल एंड इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट करने में इसका मेन रोल होता है। इसकी कमी के कारण लोगों को अल्जाइमर हो सकता है। उसके एमिगडाला में फंगस की काफी ज्यादा मात्रा पाई गई। ऑटोप्सी के दौरान 30 मिनट बाद पेशेंट्स के मुंह से एक गैस का फुवारा छूटा। जो शुरू में लगा उन्हें गैस है, असलियत में वो उस फंगस के बीज थे। उस वक्त वहाँ पर 2 म्यूटेशंस थे। उन्होंने शायद उन बीजों को इनहेल कर लिया हो। आगे हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है एंड इसका नाम है शॉन जी। शायद इसके आगे हम इसका जर्नल पढ़ते हैं। दिसंबर 4, 1994। मैं ग्रोसरीज लेने के लिए बाहर गया। जब मैं घर की ओर आ रहा था तब एक अजीब आदमी ने मेरे ऊपर आटा गिरा दिया। मुझे काफी अजीब लगा और मैं काफी गुस्सा था। खैर कल मैं मैक्स को वेट ले जा रहा हूँ। वो कई दिनों से शांत है। मुझे चिंता हो रही है। दिसंबर 5, 1994। मुझे एक सपना आया। वहाँ मैं स्पेस में उड़ रहा था। ऐसा लगा कि मैं उनमें से एक हूँ। तभी मुझे एक आदमी दिखा और मैं जाग गया। तो एलिजिडली ये आदमी उसके सपने में आया। दिसंबर 6, 1994। मैक्स अभी अच्छा फील कर रहा है। उसने भौंकना फिर से शुरू कर दिया। मुझे काफी राहत मिली। मुझे कल की तरह आज भी सिमिलर सपना आया। मैं रंगीन स्पेस में उड़ रहा था। मैं भूल गया मैं कौन हूँ, पर तभी मैंने उसे देखा। उसने स्माइल किया। दिसंबर 11, 1994। मुझे पिछले हफ्ते से एक ही सपना आ रहा है और इसने मुझे चिंता में डाल दिया। क्या इसका कोई मतलब है? मेरी जिंदगी में कोई बदलाव? मैं पूरा दिन इसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। दिसंबर 12, 1992। मेरा चेहरा फड़कना बंद नहीं कर रहा और मुझे अभी एक माइग्रेन भी हो रहा है, जो अभी तक का सबसे बुरा है। दिसंबर 16, 1994। अभी 4 दिन हो चुके हैं जब से मेरा चेहरा फड़फड़ाना एंड वो माइग्रेन हो रहा है। मैं काफी दर्द में हूँ। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। दिसंबर 17, 1994। डॉक्टर्स ने कहा ये सिर्फ स्ट्रेस है। तुम सिर्फ दर्द के लिए दवाई लो और पानी
पानी पीते रहो। दिसंबर 18, 1994। मेरा पूरा चेहरा दर्द कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे मुंह को जोर से खींच रहा है। अभी पलकें झपकाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। दवाई काम नहीं कर रही। दिसंबर 22, 1994। मैक्स मर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे, वो तो ठीक था। दिसंबर 25, 1994। मेरे दोस्त कह रहे हैं मैं आजकल काफी खुश दिखता हूँ। मैं नहीं हूँ। आई एम सफरिंग, दोनों फिजिकल और मेंटल दर्द। डॉक्टर्स के पास मेरी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। दिसंबर 26, 1994। मैं खुश हूँ। मैं पूरी तरह से एनर्जेटिक हूँ। मुझे काफी अच्छा लग रहा है। उसने मुझे बदल दिया अच्छे के लिए। मैं खुश हूँ। एपिसोड के आगे हमें कुछ धमाके सुनाई देते हैं। शायद ये फायर क्रैकर्स हो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। इसके बाद हमें पुलिस की रिपोर्ट दिखाई जाती है। 12:01। 1 तारीख, पहला महीना, 1995। लोकेशन 718 वेंचर PL। नाम शॉन गोमेज। एज 22। इंसिडेंट मास होमिसाइड। दोषी एक नाइफ के साथ था। उसका स्माइल जैसा एक्सप्रेशन था। ऐसा लग रहा था वो किसी ड्रग के नशे में है। पुलिस उसे शांत नहीं कर पाई। उसने एक ऑफिसर को जख्मी कर दिया एंड काफी वायलेंस भी किया। ऑफिसर्स को उसको शूट करना पड़ा। 17 लोगों की मौत हुई जिसमें से एक शॉन भी था। 10 लोगों को इंजरीज आई। उसके बाद स्क्रीन पर लिखा आता है, क्या मैं सुंदर दिख रहा हूँ? अब मैं अच्छी जगह पर हूँ। वो स्माइल कर रहा है। नवंबर 4, 1994। कैलिफोर्निया से 19 माइल्स साउथ की ओर कुछ फेंट सिग्नल्स डिटेक्ट किए गए। सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी 1238.3 मेगाहर्ट्ज थी। हमें एक पैटर्न दिखने लगा। ये सिग्नल सिर्फ रात को सुनाई देते थे। रात 12:35 पर कुछ सिग्नल सुनाई दिए। सिग्नल्स काफ़ी डिस्टोर्टेड थे। मुझे भी कुछ ऐसा समझ नहीं आया, बट जितना मैंने इसे सुनने की कोशिश की तो ये कुछ रैंडम नंबर्स बोल रहा है, जैसे कि 9, 20, 80 एंड सो ऑन। रात 12:43 पर फिर से सिग्नल सुनाई देता है। 9, 10, 15, तो इस बार मैंने इसे ध्यान से सुना एंड इस बार इसने जे नंबर बोले 9, 10, 18, 24, 2, 20, 90, 10। आई डोंट नो, शायद इन नंबर्स की सिग्निफिकेंस आगे हो। रात 12:45 पर फिर से वही सिग्नल सुनाई देते हैं। 26, इस बार फिर से रैंडम नंबर सुनाई दिए, जैसे कि 2, 18, 26, 14, 19, 70, 20, 80। रात 12:49 एंड 12:53 पर फिर से वही रैंडम नंबर्स। ए नंबर स्टेशन। हमें उन क्रिप्टिक मैसेजेस को पढ़ना अभी बाकी है। आगे हमें स्माइल इन्वेस्टिगेशन जर्नल का इशू नंबर 2 दिखाई देता है। अक्टूबर 13, 1995 तक 1489 लोगों की मौत हो चुकी है। 5361 लोगों को हॉस्पिटल में दर्ज किया गया है। फंगस को ज्यादा ऑब्जर्व करने के बाद ऐसा देखा गया कि फंगस अनस्टेबल है एंड इसकी म्यूटेशन हो सकती है। वैज्ञानिकों को ऐसा डर है कि म्यूटेशन के कारण इस डिसीज के काफी ज्यादा वेरिएंट्स बन सकते हैं। ट्रांसमिशन। इस एक फंगस में लगभग 2 बिलियन से ज्यादा बीज मौजूद हो सकते हैं। होस्ट के मरने के बाद बीज उसके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मरीजों से 10 मिनट का दायरा बनाए रखें। फंगस के बीज लगभग 30 घंटों तक जीवित रह सकते हैं। अब तो ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि मरीज इंटेंशनली दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। इससे फंगस को कंट्रोल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इन्फेक्शन फैलाने वाले मरीजों को लोग स्पोर पफर कह रहे हैं। पुलिस फिलहाल वहां पर पेट्रोल कर रही है। यहाँ पर स्पोर पफरिंग के ज्यादा केसेस आ रहे हैं। सोर्स एंड इमर्जेंस। फंगस का एग्जैक्ट सोर्स तो अभी तक अननोन है, बट फंगस पहली बार ब्लैक मार्केट में देखी गई थी, जिसे एक नए ड्रग की तरह बेचा जा रहा था और लोगों की नजरों में ये पहली बार उस न्यू ईयर होमिसाइड के वक्त आया था। अगर तुमने वॉल्यूम 1 देखी होगी तो तुम्हें
शॉन गोमेज के इंसिडेंट के बारे में पता होगा, द गोमेज इंसिडेंट। पुलिस ने गोमेज के अपार्टमेंट को सर्च किया। उन्हें वहां पर एक जर्नल मिला जिस पर जनवरी 1993 से लेकर दिसंबर 1994 तक डॉक्यूमेंट किया गया था। एविडेंस से ऐसा पता लगा कि गोमेज दिसंबर 4 को इन्फेक्ट हुआ था। गोमेज भी स्पोर पफिंग का विक्टिम था। किलिंग्स करने से पहले वो काफी डेल्यूजनल हो गया था। गोमेज की मौत स्टेज 2 पर हुई। स्टेज 2 पर ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। मुर्दाघर की घटना। मुर्दाघर को पिछले हफ्ते की घटना के बाद बंद कर दिया गया। जो 2 मोटेशंस बॉडी के पास थे उनके सिम्टम्स काफी कम हैं। घटना के वक्त प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं अपनाए गए थे। स्माइल पेशेंट्स की डेड बॉडी को हैंडल करते वक्त प्रोटोकॉल काफी स्ट्रिक्ट बनाए गए थे, बट इन 2 मोटेशंस ने उन प्रोटोकॉल्स को अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया था। आगे हम प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। For the past few months, our citizens have been under attack by a new and deadly force, a fungus that affects the minds of our citizens and causes them to kill others. सिविल अथॉरिटीज ने एक सिविल डेंजर की वार्निंग जारी की है। आगे स्क्रीन पर एक वार्निंग आती है, स्टे इनसाइड। इसके बाद हमें एक ऑडियो अनाउंसमेंट सुनाई देती है। San Diego County Emergency Management. इसमें बताया गया कि 8000 से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं एंड वो इन्फेक्टेड लोग दूसरों पर हमला करके उनको भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि वैज्ञानिकों को डर था, 2 नए वेरिएंट्स सामने आए हैं। वेरिएंट ए जो ओरिजिनल है वो फिजिकल एंड मेंटल डेटोरियोरेशन का कारण बनता है। वेरिएंट ए अभी तक सबसे कॉमन वेरिएंट है। वेरिएंट बी इतना खतरनाक नहीं है। इसके इफेक्ट्स काफी कम हैं। पेशेंट्स पागल नहीं हुए, बट स्टिल जे अभी भी संचारण का खतरा पैदा करता है। ये पेशेंट बीजों के देखी गई थी। इसका नाम सारा कैम्बेल है। ये पहली पेशेंट है जो वेरिएंट बी से इन्फेक्ट हुई। मुर्दाघर में बीजों के संपर्क में आने के बाद ये इन्फेक्ट हुई थी। करंटली इसे क्वारंटाइन किया गया है एंड इस पर नजर रखी जा रही है। वेरिएंट सी। वॉल्यूम 3 की शुरुआत में हमें स्माइल इन्वेस्टिगेशन जर्नल का इशू नंबर 5 दिखाई देता है। मार्च 31, 1996 तक 9786 लोगों की मौत हो चुकी है। 4035 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। वैज्ञानिक इसके एवोल्यूशनरी ओरिजिन के बारे में पता लगाने में सक्षम रहे। युकाटैन रीजन में एक माइक्रोब मिला। माइक्रोब एक इंसेक्ट में ट्रैप था और वो एम्बर में प्रिजर्व्ड पाया गया। रेडियोमेट्रिक की डेटिंग से ऐसा पता लगा कि वो इंसेक्ट लगभग 65 to 60 मिलियन साल पहले जीवित था। डीएनए टेस्ट से ऐसा पता लगा कि वो इंसेक्ट धरती पर पाया जाता था। हाउएवर माइक्रोब कहीं और से है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि माइक्रोब के वंशजों में फंगस शामिल है और पॉसिबली अधिक अंडे की प्रजातियां भी शामिल हो सकती हैं। आगे एक वीडियो प्ले होती है। There are many theories about their extinction. One is that the dinosaur's destiny was written in the sky. A cosmic shower of asteroids or a large meteor struck the Earth. तो वीडियो में ऐसा बताया गया कि एक एस्ट्रॉइड के गिरने से डायनासोरस एंड दूसरे जीवों की मौत हो गई, बट समहाउ कुछ बिल्कुल छोटे जीव सरवाइव कर गए। आगे फिर से वही जर्नल दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने फंगस को उसका ऑफिशियल नाम दिया, एबेलियोमुंडोरिसस। ओलिवर मैककॉर्मैक, अप्रैल 3, 1996। मेरा खाना खत्म हो रहा है। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर जिंदा रह पाऊंगा। हर एक दिन दूसरे दिन से बुरा होता जा रहा है। इस धुएं में मैं सांस नहीं ले पाता। मैंने अपने अपार्टमेंट में मोस्ट ऑफ द वेंटिलेशन बंद कर दी है। मुझे डर है कि वो बीज कहीं से भी अंदर आ सकते हैं। मैं यहाँ से बस कुछ ही दूर पर आग की तड़तड़ाहट, इन्फेक्टेड लोगों की हंसी और बदकिस्मत लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनता हूँ। आगे हम ओलिवर के पीओवी की वीडियो देखते हैं जो अलेजडली ओलिवर ने ही शूट की है। एज अ साइड नोट, ये टेक्स्ट ओरिजिनल वीडियो में भी ऐसे ही दिख रहे हैं। मुझे भूख लग रही है। मैंने पहले ही अपनी सारी फूड सप्लाई खत्म कर ली। मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। आगे हम ओलिवर को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर खाने की तलाश में जा रहा होता है।
ओलिवर को फाइनली कुछ खाने का सामान मिलता है, बट वहाँ पर कुछ इन्फेक्टेड लोग भी होते हैं। ओलिवर के पीछे वो इन्फेक्टेड आदमी लग जाता है एंड देन वो ओलिवर को इसके बाद आगे हम एक ऑडियो इंटरव्यू सुनते हैं। इंटरव्यू सारा कैम्पबेल का हो रहा होता है। Good afternoon, Ms. Campbell. You're just asking good questions. I know this whole situation right now is a lot for you to handle. इंटरव्यूअर कहता है, मिस कैम्पबेल आप फंगस से डायग्नोस हुई हैं एंड आप वेरिएंट बी की पहली पेशेंट है, क्या आप ये जानती हैं? सारा कहती है हाँ। इंटरव्यूअर कहता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप कैसा फील कर रही हैं? सारा कहती है मैं ठीक हूँ। इंटरव्यूअर कहता है आपके इफेक्ट्स काफी कम हैं, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो कोई भी फंगस से इन्फेक्ट हुआ है इवेंचुअली उसकी मौत हो जाती है, बट फिर भी आपकी रिकवरी काफी जल्दी हो रही है। मुझे लगता है हमें आपकी रिकवरी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जिससे हम इसे थोड़ा और समझ पाएं, और शायद हमें आपके इम्यून सिस्टम को भी देखना होगा। शायद आपका इम्यून सिस्टम है जो इसे इतनी जल्दी रिकवर कर रहा है। हम आपके इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज को लेकर शायद हम एक वैक्सीन भी तैयार कर सकते हैं, पॉसिबली हम एक क्योर बना लें। सारा कहती है शायद। इसके बाद एक वार्निंग अनाउंसमेंट सुनाई देती है। अनाउंसमेंट में कहते हैं स्माइल्स ने लेबोरेटरी पर अटैक कर दिया है। इसके बाद स्क्रीन पर लिखा आता है देयर इज नो क्योर, एंड इसके साथ ही एक ऑडियो सुनाई देती है यू किल्ड देम ऑल। अप्रैल 4, 1994। पूरी सिटी आग में जल रही है। लूकस स्टॉरफील्ड आउटब्रेक को याद करते हुए You know, that whole outbreak, it feels like it just ended yesterday. It's hard to believe it was 20 years ago. स्पेंसर लैकी, इसने अपने चैनल पर हाल ही में एक एनालॉग हॉरर सीरीज स्टार्ट की है ASL नाम से, जिसके सिर्फ 4 ही एपिसोड्स हैं, एंड ये 5th वीडियो इन 4 एपिसोड्स की कंपाइलेशन वीडियो है। सो हम इन 4 एपिसोड्स को एक एक करके अच्छे से वॉक थ्रू करेंगे, एंड जो भी स्क्रीन पर लिखा आएगा मैं उसे हिंदी में नरेट करूंगा। ट्यूसडे नवंबर 25, 1997 सुबह 9:02 पर। पहली अजीब चीज जो मैंने नोटिस की कि मेरे बाइक का दरवाजा अभी तक लॉक था। नॉर्मली वो मुझसे पहले जाग जाता था। पहले तो मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने ब्रश किया, नहाया और नीचे आ गया। मेरी मोम मेरे लिए एक कॉफी से भरा हुआ थर्मोस रख गई थी, जो वो हमेशा रखती है, पर वो जा चुकी थी। मुझे नहीं पता वो सब कहाँ है। आगे हम विक्टर को सपोजली एक लड़की के साथ चैट करते हुए देखते हैं। विक्टर लिखता है मैं तुमसे कब मिलूंगा। वो कहती है जल्द ही। विक्टर लिखता है आई लव यू। वो लड़की उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करती। दोपहर 12:06 पर अभी तक कोई भी घर नहीं आया। मैंने अपनी पड़ोसी से पूछा कि वो जानती है कि घर के बाकी सभी कहाँ पर हैं। वो कुछ नहीं जानती थी। मैं सोच रहा हूँ शायद मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। रात 9 बजे विक्टर के घर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। रात 11 बजे आवाजें और भी ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। मैं सो नहीं पा रहा। मुझे अभी भी नहीं पता कि वो सब कहाँ हैं। कल सुबह मैं पुलिस को कॉल करूंगा। एंड यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम एक वीडियो टेप को देखते हैं। अलेजेडली इस लड़के के साथ ही ये सब हो रहा है। जैसा तुमने देखा इस लड़के का नाम विक्टर टोरेंस है, एंड ये फिल्म मेकिंग की पढ़ाई कर रहा है, एंड इसने बताया कि इसका इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में ज्यादा है। वेडनेसडे नवंबर 26, 1997 सुबह
9:06 पर। मेरे भाई का दरवाजा अभी तक बंद है। मेरे पेरेंट्स का कमरा भी अभी तक खाली है, पर फ्रेश कॉफी मेरा इंतजार कर रही है। आगे हम विक्टर को फिर से उस लड़की के साथ चैट करते हुए देखते हैं। विक्टर लिखता है, क्या तुम मुझे फिर से एक पिक्चर मेल करोगी? वो लिखती है, बिल्कुल। विक्टर लिखता है, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। वो लिखती है, कभी भी मेरे बारे में सोचना बंद मत करना। रात 9:30 पर मैंने सारा दिन आज घर में बिताया। मेरे पेरेंट्स अभी तक नहीं आए, मेरा भाई भी नहीं आया। बोर्डम की वजह से मैं अपनी पुरानी टेप्स देखने लगा जो मैंने कैमकोडर से रिकॉर्ड की थी। मुझे एक टेप में कुछ अजीब दिखा। आगे विक्टर उस रिकॉर्डिंग के कॉर्नर पर ध्यान से देखता है। वो मेरी तरह दिखता है। सुबह 3:05 पर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कल पक्का मैं पुलिस को कॉल करूंगा। एंड यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड शुरू होता है थर्सडे नवंबर 27, 1997 सुबह 7:07 पर। मैं सो नहीं सका। आगे हम विक्टर को देखते हैं जो उस सिचुएशन के बारे में बताता है। 6 a.m. on November 27th, 1997. Happy Thanksgiving. My family has been gone for 3 days now. I should have called the police. वो कहता है, मेरे घर वाले ऑलमोस्ट 3 दिन से घर से बाहर हैं। मुझे 2 दिन पहले ही पुलिस को बता देना चाहिए था। आगे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है एंड विक्टर उससे डर जाता है क्योंकि उसके अलावा उस घर में और कोई भी नहीं है। एंड देन वो वीडियो को बंद कर देता है। विक्टर फिर से उस लड़की के साथ चैट करता है। विक्टर कहता है, मुझे इस वक्त किसी की जरूरत है, प्लीज यहाँ आ जाओ। वो लिखती है, सब कुछ ठीक है, आई प्रॉमिस। विक्टर कहता है, मैं इस वक्त काफी डरा हुआ हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। वो लिखती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं वहाँ आ जाऊँ? विक्टर कहता है, प्लीज। वो लिखती है, मैं कुछ घंटों में वहाँ पहुँच जाऊंगी। सुबह 7:30 पर मुझे पूरे घर में अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। पैरों की आवाजें, किसी चीज के जोर से बजने की आवाजें, लोगों के फुसफुसाने की आवाजें, कभी कभी तो मुझे चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। मैं अपने कमरे में ही बैठा रहा। अपनी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए मैं कुछ साल पुरानी क्रिसमस के दिन की टेप्स देखने लगा। एंड देन कुछ स्क्रीन पर नॉर्मल टेप रिकॉर्डिंग्स शो होती हैं। विक्टर फिर से उस लड़की के साथ चैट करता है। विक्टर कहता है, तुम कहाँ पर हो? वो लिखती है, मैं यही हूँ। एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। 4th एपिसोड एक वार्निंग के साथ शुरू होता है। एंड मैं भी आगे की वीडियो इसी वार्निंग के साथ शुरू करता हूँ। आगे तुम्हें ग्राफिक कंटेंट दिख सकता है। अगर तुम्हें नहीं देखना तो वीडियो पर टाइम फ्रेम्स आ रहे होंगे, तुम डायरेक्टली वहां तक स्किप कर सकते हो। एपिसोड की शुरुआत एक न्यूज हेडलाइन से होती है। Breaking news, local Morristown authorities discovered 3 bodies in a residential basement after tracing an anonymous call. The victims are हेडलाइंस में बताते हैं कि विक्टर टोरेंस ने अपने बड़े भाई ब्रायन टोरेंस, अपनी मोम एलियन टोरेंस एंड डैड डैनियल टोरेंस को जान से मार दिया। पुलिस की रिपोर्ट के दौरान मर्डर वेपन एक नाइफ थी एंड ड्राई ब्लड स्ट्रेन से ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत कुछ दिनों पहले ही हो गई थी। विक्टर से जब पूछा गया कि ये सब तुमने किया है तो विक्टर कहता है, ये सब उस लड़की ने किया है। उसने कहा वो मुझसे प्यार करती थी, बट पुलिस ने वहाँ की छानबीन की, बट वहाँ पर विक्टर के अलावा कोई नहीं था। वीडियो के आगे हम वही सेम चैट देखते हैं जो 3rd एपिसोड के एंड में दिखी थी। विक्टर लिखता है, बाहर। वो लिखती है, बेसमेंट में। इसके बाद हम विक्टर के कैमकोडर की लास्ट टेप देखते हैं एंड इस टेप में विक्टर अपने बेसमेंट की तरफ जा रहा होता है। बेसिकली विक्टर उस चैट वाली लड़की के साथ मिलने जा रहा होता है एंड उस टेप के एंड में एंड यहीं पर ये शॉर्ट हॉरर एनालॉग सीरीज खत्म हो जाती है। इस सीरीज की एंडिंग कई सारे क्वेश्चंस रेज कर देती है। आखिर विक्टर की फैमिली को किसने मारा? विक्टर ने या फिर उस हॉरर एंटिटी ने? मुझे ऐसा लगता है कि उस हॉरर एंटिटी ने विक्टर की पूरी फैमिली को मार दिया और पुलिस के सामने सारा ब्लेम विक्टर पर डाल दिया। 00390 इस चैनल पर ऑलमोस्ट 148 वीडियोस हैं एंड सारी वीडियोस काफी ज्यादा वियर्ड एंड डिस्टर्बिंग है। इस चैनल की पहली वीडियो है लोगो नाम से। इस वीडियो में इसने अपना सिर्फ लोगो रिवील किया है एंड ये वीडियो इस चैनल की सबसे नॉर्मल वीडियो है। इस वीडियो के बाद इसने पोस्ट की अपनी 2nd वीडियो एंड इस वीडियो में ये आदमी डिफरेंट बैंड मेंबर्स को मिमिक कर रहा था, बट क्लियरली ही इज नॉट दैट गुड।
इसकी थर्ड वीडियो है एक्सप्लोरिंग समर नाइट स्ट्रीट हुकर्स। इस वीडियो में सपोजली ये रोड साइड हुकर्स को फिल्म कर रहा है एंड ये काफी वियर्ड है। इसने इसके बाद एक और वीडियो पोस्ट की है, ओल्ड फुटेज हाउ टू फाइंड गर्ल्स। इसमें ये क्रीपी आदमी कुछ लड़कियों को फिल्म करता है विदाउट देयर परमिशन। इसके बाद ये आदमी एक लड़की को फॉलो भी करता है एंड देन वीडियो कट हो जाती है। ये वीडियो गन्स एंड गर्ल्स भी काफी क्रीपी है। इसमें ये आदमी रोड पर किसी लड़की को रिकॉर्ड करता है एंड शी हैज नो आइडिया कि इसे कोई क्रीपी आदमी रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे इस वीडियो में ये आदमी फिर से एक वुमेन को रिकॉर्ड करता है। तुम वीडियो में क्लियरली देख सकते हो कि शी इज नॉट दैट कंफर्टेबल बट स्टिल ये आदमी उसे रिकॉर्ड करे जा रहा है। जैसे ये एक और वीडियो है चूजिंग द बुक, इसमें फिर से ये किसी और लड़की को रिकॉर्ड कर रहा है। एक और वीडियो है जिसमें ये फिर से स्ट्रीट पर लड़कियों को रिकॉर्ड कर रहा है ती फीदी दी में। इस वीडियो में ये क्रीपी आदमी किसी कपल को रिकॉर्ड करता है एंड इस वीडियो में ये लड़की अनकॉन्शियस है, शायद किसी ड्रग के नशे में हो। आई डोंट नो, शायद इस क्रीपी आदमी ने इस लड़की को किडनैप कर रखा हो। इसने ऐसे काफी सारी वीडियोस पोस्ट कर रखी है जिसमें ये अलग अलग लड़कियों को रिकॉर्ड कर रहा है। इसने ऐसी भी वीडियोस पोस्ट कर रखी है जिसमें ऐसा लग रहा है कि इसने कई सारी लड़कियों को किडनैप कर रखा है। मैं उन वीडियोस को यहाँ पर प्ले नहीं कर सकता बट तुम इस चैनल को चेकआउट कर सकते हो। इसने अपने पूरे चैनल का इम्प्रेशन ऐसा बना रखा है कि जैसे ये एक किडनैपर है जो लड़कियों को किडनैप करता है, उन्हें टॉर्चर करता है एंड देन उन्हें खा जाता है। मोस्ट पीपल ये सोचते हैं कि ये एक ARG है, मतलब कि अल्टरनेट रियलिटी गेम एंड मैं भी यही चाहता हूँ कि ये एक अल्टरनेट रियलिटी गेम हो बट ऐसा नहीं है। ARG किसी पॉइंट पर आकर खत्म हो जाती है बट इस चैनल पर 2015 से कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड होती रहती है। ऑलमोस्ट 9 साल से ये चैनल एक्टिव है, सो ये एक ARG तो नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये आदमी जो फिल्म कर रहा है ये एक फीमेल मॉडल फोटोग्राफर है जो कंटिन्यूसली स्ट्रीट्स पर नए मॉडल्स की तलाश में रहता है एंड दैट इज व्हाई ही इज रिकॉर्डिंग एवरी अदर वुमेन ऑन द स्ट्रीट। काफी देर इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद मुझे एक रेडिट पोस्ट दिखी। अगर तुम चाहो तो तुम इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। इस पोस्ट के नीचे इसने एक वेबसाइट का लिंक अटैच किया था। ये वेबसाइट एक इटालियन फोटोग्राफर की है जिसका नाम है मार्को कोलंबो। मार्को कोलंबो एक स्ट्रीट फैशन फोटोग्राफर है। वेबसाइट के नीचे इसने एक सोशल एक्सपेरिमेंट की बात की है। इसने इसमें बताया कि 00390 की क्रिएशन के पीछे इंटायरली मैं हूँ। इसने यहाँ लिखा है हम हमेशा मॉनिटर किए जाते हैं, कैमरास हर जगह पर हैं, दुकानों पर, सड़कों पर, शॉपिंग सेंटर्स पर, बट प्रोबेबली हम उसे रियलाइज नहीं करते। लेकिन लोगों का रिएक्शन क्या होगा जब कैमरा सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ पॉइंटेड हो। इसने आगे बताया कि 00390 की वीडियोस कुछ लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। वीडियो की शुरुआत में हम पू को देखते हैं जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। पू अपना 2 महीने से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना भूल गया होता है, इसलिए उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट हो जाती है। इससे पू काफी निराश होता है। आगे पू को हम एक हनी पोट से हनी खाते हुए देखते हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो हनी 49 ईयर्स पहले ही एक्सपायर हो गया था। This particular honey pot went out of date 49 years ago. इससे पू को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग के कारण पू की मौत हो जाती है। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज हनी कभी भी एक्सपायर नहीं होता। तो ऐसा हो सकता है कि शायद किसी ने उस हनी के ऊपर पॉइजन लगा दिया हो जिससे डॉक्टर्स को लगे कि पू को फूड पॉइजनिंग हो गई है एंड यही चीज इस वीडियो को काफी ज्यादा क्रीपी बनाती है, या फिर मैं इसे कुछ ज्यादा ही एनालाइज कर रहा हूँ। शायद ये सिर्फ एक फनी वीडियो हो बट स्टिल जब भी मैं इस वीडियो को देखता हूँ तो ये मुझे काफी क्रीपी लगती है। She wants them all एक शॉर्ट वीडियो है। वीडियो की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो अपने टूटे हुए दांत को अपने पिलो के नीचे रखकर सो जाता है, इसी उम्मीद में कि टूथ फेरी आएगी और उसके दांत के बदले में कुछ पैसे छोड़ जाएगी।
इस शॉर्ट वीडियो में टूथ फेरी का डिपिक्शन एक क्रीपी हॉर्स की तरह किया गया है जिसके काफी सारे दांत हैं। आगे वो क्रीपी टूथ फेरी कुछ पैसे छोड़ जाती है और दांत ले जाती है, पर जैसे ही टूथ फेरी जा रही होती है उसकी नजर उस लड़के के सुंदर दांतों पर पड़ती है। टूथ फेरी कुछ और पैसे छोड़ जाती है और बड़े डिस्टर्बिंग तरीके से उस बच्चे के सारे दांतों को उखाड़ देती है। ये वीडियो एक क्लियर एग्जांपल है व्हेन योर चाइल्डहुड फैंटेसी बिकम्स ए हॉरिफिक नाइटमेयर। इसके बाद मैंने इसके चैनल को चेकआउट किया एंड इसका चैनल ऐसी वियर्ड प्लस डिस्टर्बिंग वीडियो से भरा हुआ है एंड ट्रस्ट मी ये सारी वीडियोस काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। जैसे ये वीडियो गॉड्स डे ऑफ। वीडियो की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो फ्रिस्बी हवा में फेंकता है, बट वो फ्रिस्बी किसी के चेहरे पर जाकर लगती है एंड उसके चेहरे को काफी बुरी तरीके से डैमेज कर देती है। आगे वो आदमी गॉड से मदद मांगता है। वो कहता है गॉड यहाँ आओ और मुझे बचाओ। Yeah. Hey God, please come and save me. Sorry, man. I'm busted now. See you. गॉड कहते हैं मैं अभी बिजी हूँ। आगे हम देखते हैं गॉड दूसरे भगवानों के साथ गोल्फ खेल रहे होते हैं। गॉड एक शॉट मारते हैं एंड वो बॉल जाकर फिर से उसी आदमी को जाकर लगती है जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। वीडियो को ऐसे काफी फनी वाइब देने की कोशिश की गई है बट ट्रस्ट में वीडियो काफी डिस्टर्बिंग है। अगर तुम चाहो तो मैं इस चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। My dead great grandmother's coffin in my backyard। वीडियो में हम एक म्यूट आदमी को देखते हैं जो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर इस बॉक्स में क्या है। वो कहता है ये एक रियल कॉफिन है मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर का जिनकी मौत 1945 में हो गई थी। सैडली मैं उनसे इन पर्सन कभी मिल नहीं पाया। 8 साल पहले सिमेट्री ने इस कॉफिन को मुझे दे दिया तो तब से मैं इन्हें अपने बैकयार्ड में ही रख रहा हूँ। आगे ये कहता है अब मैं आपको अपनी 2 साल पुरानी वीडियो दिखाता हूँ एंड देन 2 साल पुरानी वीडियो दिखती है। वो इस 2 साल पुरानी वीडियो में कहता है मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर की मौत 31 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वो आगे कहता है अगर आप मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर को देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ पर डरना मत। आगे वो उस कॉफिन को खोलता है एंड अपनी मरी हुई ग्रेट ग्रैंडमदर को दिखाता है। उसके बाद ये आदमी उस डेड बॉडी को किस करने लगता है, वो भी लिप्स पर। फकिंग साइकोपैथ। ओके सो हम वीडियो के एंड पर हैं। मेरे पास एक अनाउंसमेंट है करने के लिए। मैं अपने खुद की एक एनालॉग हॉरर सीरीज बनाने वाला हूँ बट उस एनालॉग हॉरर की मेकिंग इस वीडियो की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। बाय द वे अगर तुमने इंटरनेट मिस्ट्रीज का पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लो। मैं मिलता हूँ तुम्हारे साथ उसी वीडियो में।